आखिर वो जज है कौन जिसने अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोग जो भी आरोपी थे उनको बरी कर दिया? आखिर वो जज साहब हैं कौन जिन्होंने एक तरीके से पॉलिटिकल कमबैक करा दिया अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने सवालिया निशान उठा दिया कि क्या एजेंसियों का उपयोग जो है अपने विरोधियों को नेस्तो नाबूद करने के लिए किया जा रहा है। जितेंद्र कुमार सिंह स्पेशल जज हैं जो सीबीआई की कोर्ट में, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में वहां पे मामला देख रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, और जज साहब की चर्चा इसलिए होनी चाहिए, बातचीत इसलिए होनी चाहिए, हमें उन्हें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो लाखों हजारों केस में एक बार होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अगर हमारी रिपोर्ट देखी होगी, पहले तो हमने बताया कि ये बात फैसले तक गया ही नहीं, ये जजमेंट नहीं है। बहुत सारे चैनल्स में ये चल रहा है कि जजमेंट है, ये जजमेंट है, ये फैसला सुना है। फैसला नहीं सुना है, ये ऑर्डर है। जजमेंट तक बात पहुंची ही नहीं, चार्जशीट को ही डिस्चार्ज कर दिया है, यानी जो पूरे आरोप थे उसको बेसलेस करार दे दिया है। और जज जितेंद्र कुमार सिंह ने जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत मानीखेज टिप्पणियां हैं और एकदम मैच्योर, आप देखेंगे तो टिप्पणियां इस तरीके की गई। और जब ये डिस्चार्ज किया गया इस पूरे चार्जशीट को, ये पूरे मामले को, तो ऐसे नहीं है कि आकर के खारिज कर दिया। 598 पन्ने का एक पूरा ऑर्डर लिखा गया है जज साहब की तरफ से, और फिर इसके बाद जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। लेकिन अब बेसिकली मैं इन जज साहब के बारे में बता दूं, ये जज साहब जो हैं वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एमपी एमएलए के कोर्ट में है, और खास करके करप्शन के मामले देखते हैं। करप्शन के मामले भी काफ़ी लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं। लिंक्डइन पे हमने एक प्रोफाइल सर्च की तो उससे पता लगा कि ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली में लंबे वक्त से प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और अब फिलहाल जज हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई सारे केसेस डील किए हैं इसी तरीके के जो करप्शन या एमपी एमएलए से जुड़े मामले रहे। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के एक नेता हैं, उनका एमएफ हुसैन की पेंटिंग से जुड़ा एक मामला था जो पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, उसके बाद इनके मामले में जाता है तो इसको फिर से खोलते हैं। वहाँ पर एक मामला अमानतुल्लाह का था जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर के उन पर आरोप लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए का मामला था, उसमें अमानतुल्लाह खान को जमानत देने वाले नेता यही थे। एक मामला जो कपिल मिश्रा से जुड़ा था, जिनको निचली अदालत ने समन भेजा था, उस समन के खिलाफ वो गए थे इनके कोर्ट में, तो वहाँ पर भी इन्होंने उस समन को खारिज कर दिया था और फिर बाद में उन्हें पेश होना पड़ा था, और अभी जो चल रहा है मामला चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो टिप्पणियां की हैं उन टिप्पणियों को आप ज़रूर पढ़िएगा। हमने एक लंबा वीडियो किया 30 मिनट का, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब अपनी डिटेल ऑर्डर में दे रखे हैं, जैसे कि अब ये जब से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को बरी किया गया है उसके बाद से जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सबूत नष्ट किए गए। क्या सबूत नष्ट किए गए? सबूत के तौर पे बोला जा रहा है कि 173 मोबाइल सिम कार्ड बदले गए या नष्ट किए गए। इस पर भी टिप्पणी की है जज साहब ने। इस पर भी कहा है कि भाई मोबाइल के सिम का बदलना, नंबर नहीं लिखा है, ना नंबर कहीं दावा किया गया, लेकिन मोबाइल सिम का बदलना स्वाभाविक है, कोई भी बदला जा सकता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उसका कोई मामला जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल नंबर से नहीं जुड़ा था, मामला था मनी ट्रेल का। मनी ट्रेल को ही स्थापित नहीं कर पाई सीबीआई, तो फिर बाकी बातें तो दूसरी चीज़ों में हो जाता है। पहले मनी ट्रेल तो स्थापित हो कि पैसा जो दावा था कि चेन्नई से गोवा आया और आम आदमी पार्टी के उसमें खर्च हुआ, वो स्थापित नहीं कर पाई। तो जज साहब ने उस पर भी एक टिप्पणी की है और उस पर भी बाकायदा लिखा है कि इससे ये साबित नहीं होता। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सबूतों का अभाव, और फिर उन्होंने ये बात कही कि चार्ज क्यों फ्रेम होने दिया। पहले वो बयान सुन लीजिए। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges was framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, पार्टी will give an structured reply. अब यहां सुधांशु त्रिवेदी से गलती हुई, उन्होंने कहा कि चार्ज क्यों फ्रेम होने दिया। चार्ज ही तो नहीं फ्रेम होने दिया,
यही तो सबसे बड़ी बात है इस जजमेंट की, या माफ कीजिएगा इस ऑर्डर की, कि चार्ज ही नहीं फ्रेम होने दिया। ये एक तरीके से अपने आप में बहुत बिजार की कैटेगरी में आता है। कोई जज या वकील आपके परिचित में हो तो पूछिएगा, आमतौर पे कोई भी जज इस तरीके के बोल्ड फैसले की जो है वो हिम्मत करता नहीं है, या फिर इस तरीके से करने से कई बार उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, तो बहुत सारे लोग बचते भी हैं। अब पहले सवाल का जवाब यहाँ पर पे उन्होंने फ़ोन वाले पे भी दिया और ये जजमेंट को लेकर के भी, और आखिर में उन्होंने जो मार्टिन लूथर किंग को उन्होंने कोट करते हुए लिखा और उसमें जिस तरीके से कहा कि कहीं पर भी हुआ अन्याय पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है, वो कोट भी उन्होंने अपने डिटेल ऑर्डर में लिखा और उस डिटेल ऑर्डर की पूरी कॉपी है। लेकिन ये जो जज साहब हैं ये लंबे वक्त तक याद किए जाएंगे, जितेंद्र कुमार सिंह का नाम याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक केस का फैसला नहीं सुनाया है या एक केस से कौन लोग प्रभावित होने वाले, उन्होंने शायद यहाँ पे ये ना देखा हो कि कौन व्यक्ति है, क्या है, कैसे है, इसका क्या प्रभाव होगा। उन्होंने अपनी लीगल एस्पेक्ट्स को फॉलो किए होंगे, जैसे भी सारे कोर्ट में अदालत में जज करते हैं। इसका राजनीतिक क्या असर जाएगा वो आपको आने वाले समय में दिखेगा। इसका राजनीतिक मैसेज बहुत बड़ा है। इसका मैसेज ये है और पूछा जा रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई पर कुछ सवाल उठाए हैं, सीबीआई और ईडी दोनों के फंक्शनिंग पर सवाल उठाया और राजनीतिक चालाकी शब्द का इस्तेमाल किया अपने ऑर्डर में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन किया है कि आप लोग जो फ्रेम बनाना चाहते हो ये सिर्फ कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं हो सकता, आपको सबूत देने पड़ेंगे। वो सबूत आप नहीं दे पा रहे, पूरे चार्जशीट को ही डिस्चार्ज कर दिया है। ये मतलब बहुत ही अलग तरीके का केस था, इसलिए इसको जुडिशरी के लहजे में भी अलग तरीके से देखा जा रहा है। और दूसरी बात, इससे जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक तौर पे वापसी होगी। बीते दिनों से आप देख रहे होंगे वो एक तरीके से दिल्ली से नदारद ही दिख रहे थे, वो गुजरात और पंजाब में ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे, तो अब एक तरीके से उनका कमबैक होगा। वो अपनी उसी फोर्स के साथ, उसी ताकत के साथ वापस आएंगे, क्योंकि एक डेंट तो उनके पूरे करियर और उनके छवि पर लगा ही था, और ये डेंट जाहिर सी बात है कि इस आदेश के बाद तो धुलेगा ही। और अब अभी सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी और चली भी गई होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, सब कुछ है। लेकिन जिस तरीके से अब बातचीत होगी या जिस तरीके से घेरेबंदी होगी वो भी बात है। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल 100 से ज़्यादा दिन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया तकरीबन 500 से ज़्यादा दिन जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल आई थिंक 156 दिन जेल रहे। तो इनके ऊपर जो पीड़ा बीती, जो इन्होंने यातनाएं झेली, उसको अब ये जा करके बताएंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ये गड़बड़ी हुई, या हमें इस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा में फंसाया गया। ये आरोप अब लगेंगे, और इसमें जांच के जो घेरे में है वो एजेंसियां हैं। क्योंकि देखिए, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, अधिकारी रहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो संस्थान है वो सालों साल रहता है, और संस्थान की इंटीग्रिटी पे अगर सवाल उठने लग जाए तो फिर सवाल बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। लेकिन ये जो फैसला आया है, ये फैसला वाकई में लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। और जो भी एलिगेशन, अभी भी आरोप प्रत्यारोप आप राजनीतिक तौर पे देख रहे हैं, लेकिन इसमें इस पूरी कहानी में जो सेंटर में व्यक्ति है, मुझे लगा उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। जितेंद्र कुमार सिंह, ये नाम याद रखिएगा, स्पेशल जज हैं, सीनियर जज हैं, और करप्शन के मामले देखते हैं। और अब इसमें आगे हाई कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, अभी तो फिलहाल हाई कोर्ट ही जाएगा, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।